गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कल शाम का जो शिशु परिचर्या का जो डेमो क्लास है वो आपने लिया होगा। ठीक है, कोई डाउट वगैरह आए तो पूछ लिया करो। ठीक है, यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो और आप लोग व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कल बात कर रहे थे शिशु परिचर्या के बारे में। आधा ही हुआ था, आधा रह रहा है। ठीक है, तो कल अपन ने बात करी थी बच्चे के शरीर की जो सफाई होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करी थी। ठीक है, और बात करी थी अपन ने कंठ विशोधन के बारे में। ठीक है, गले की सफाई के बारे में। ठीक है, पहले तो गले की सफाई, पहले तो मुंह की सफाई करते हैं। ठीक है, कंठ विशोधन या मुख विशोधन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुंह की सफाई करते हैं। ठीक है, गले की सफाई करते हैं, फिर नाक की सफाई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बच्चे का कंठ विशोधन किया जाता है तब सबसे पहले किस चीज़ की सफाई करते हैं। तो सबसे पहले मुंह की सफाई करते हैं, फिर नाक की सफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, आज शुरू करते हैं जो तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, प्राण प्रत्यागमन। ठीक है, प्राण वायु प्रत्यागमन। ठीक है, प्राण वायु प्रत्यागमन का मतलब है कि जो बच्चा माता के गर्भाशय में था, माता के गर्भाशय में वो नाभि नाल के द्वारा माता से जुड़ा हुआ था। नाभि नाल के द्वारा उसको ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति हो रही थी। ठीक है, जैसे ही बच्चा बाहर के वातावरण में, माता के गर्भाशय से निकलकर बाहर के वातावरण में आता है तो उसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मतलब बाहर के वातावरण में, मतलब पृथ्वी का जो वातावरण है उसमें एडजस्ट होने के लिए बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बच्चे को सबसे पहले उसकी शरीर की सफाई करी जाती है, फिर उसके गले में जो कफ जमा हुआ है, मुंह में और नाक में जो कफ जमा हुआ है, जो श्लेष्मा जमा हुआ है, उसको श्लेष्मा चूसक यंत्र के द्वारा उसके मुंह से, नाक से, गले से उस श्लेष्मा को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ताकि क्या है कि बच्चा का श्वास अवरोध ना हो सके। ठीक है, इसलिए आगे अपन बात करते हैं प्राणवायु प्रत्यागमन की। ठीक है, लिखा है, आप बुक निकाल लीजिए। ठीक है, और हमारे भरत पेज नंबर 24। ठीक है, लिखा है, प्राणवायु प्रत्यागमन का तात्पर्य है प्राणवायु या ऑक्सीजन का संचार करना। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब माता के गर्भाशय में था तो मुख से सांस नहीं ले रहा था। ठीक है, श्वास प्रश्वास नहीं कर रहा था। बच्चे को जो भी ऑक्सीजन पहुंच रही थी वो नाभि नाल के द्वारा माता के माध्यम से नाभि नाल के माध्यम से बच्चे में ऑक्सीजन पहुंच रही थी, पोषक तत्व पहुंच रहे थे। ठीक है, मतलब बच्चे का जो श्वसन संस्थान है, जो फेफड़े हैं, वो उस समय पर अक्रियाशील रहते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो सबसे पहले उसके फेफड़े क्रियाशील होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसी में अपन सहायता करते हैं। ठीक है, लिखा है कि कभी कभी प्रसव के कष्ट से या दुर्बल होने के कारण शिशु जन्म लेने के बाद में रोता नहीं है। ठीक है, जिससे प्राणवायु का संचार व श्वास प्रश्वास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए उस समय सद्योजात शिशु में निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर एक बात आ रही है, कभी कभी प्रसव के कष्ट से। ठीक है, प्रसव का कष्ट क्या होता है। प्रसव का कष्ट ये होता है कि जैसे मान लो ये गर्भाशय है। ठीक है, नॉर्मल जो बच्चा होता है उसकी गर्भाशय में जो पोजीशन होती है वो सिफेलिक पोजीशन होती है। सिफेलिक पोजीशन होती है बच्चे की। ठीक है, सिफेलिक पोजीशन का मतलब है कि सिर नीचे होता है। ठीक है, और उसके जो हाथ है और पैर है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ये इधर गर्भाशय ग्रीवा है। ठीक है, इधर गर्भाशय ग्रीवा है। ठीक है, तो बच्चा जो जन्म लेगा वो सिर की तरफ से बच्चा जन्म लेता है। तो ये सबसे सामान्य प्रसव होता है। ठीक है, अब मान लो कई बच्चों में क्या होता है कि बच्चा उल्टा होता है, तिरछा होता है। ठीक है, एक आती है ब्रीच पोजीशन। ब्रीच पोजीशन, ठीक है, तो ब्रीच पोजीशन में क्या होता है, बच्चे का जो सिर है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, गर्भाशय ग्रीवा की तरफ बच्चे के पैर होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी बच्चे को जन्म लेने में कष्ट झेलना पड़ता है। ठीक है, कई बच्चों में
कई बच्चों की पोजीशन ऐसी होती है तिरछी, ठीक है, तिरछी होती है, ठीक है, कुछ की ऐसी भी होती है, ठीक है, ऐसी पोजीशन होती है कई बच्चों की, ठीक है। तो उनको जन्म लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात कह रहा है कि दुर्बल होने से, बच्चा दुर्बल है, दुर्बल का मतलब क्या है यहाँ पर, आपको पता होगा, बच्चे का जो सामान्य वजन होता है, एक बच्चा है जिसने जन्म लिया है, तो एक नवजात शिशु का सामान्य वजन जो होता है 2 किलो 500 ग्राम यानी 2.5 किलो के आसपास होता है, ठीक है। अगर इसकी रेंज देखें तो 2.5 किलो से 3 किलो उस बच्चे का वजन होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों का वजन कम होता है, ठीक है, जिन बच्चों का 2.5 किलो से वजन कम होता है वो दुर्बल बच्चे की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुप्रसवा होता है, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, बहुप्रसवा यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, 2 बच्चे, नॉर्मली 2 बच्चे होते हैं, 2 या 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उस अवस्था में भी जो बच्चे हैं उनमें ढंग से पोषण नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उस अवस्था में बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, बच्चे दुर्बल रह जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा प्री टर्म बेबी, टर्म बेबी, और एक होता है पोस्ट टर्म बेबी, ठीक है। नॉर्मली जो प्रसव की जो अवधि होती है या गर्भ अवस्था अवधि कर दो, गर्भ अवस्था अवधि अच्छे से समझ में आएगा इस शब्द से। गर्भ अवस्था जो अवधि होती है, ठीक है, उसका काल कितना होता है, उसका काल होता है 37 से 42 सप्ताह, ठीक है। 37 से 42 सप्ताह में अगर बच्चा जन्म ले रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कैसा है, टर्म बेबी है। टर्म बेबी मतलब उसने गर्भाशय में अपना जो समय है वो पूर्ण कर लिया है, ठीक है। अगर 37 सप्ताह से पहले अगर बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है, अगर बच्चा 37 सप्ताह से पहले अगर जन्म लेता है तो उसे प्री टर्म बेबी कहते हैं। इस तरह के बच्चों में नॉर्मली बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनका वजन कम होता है, ठीक है। तो उनको देख रेख की, उनको परिचर्या की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है। जो टर्म बेबी होते हैं वो 37 से 42 सप्ताह के बीच में ही जन्म लेते हैं, ठीक है। जो 90% जो बच्चे होते हैं वो इसी काल अवधि में जन्म लेते हैं, ठीक है। तो उनकी जो गर्भ अवस्था जो आयु होती है वो 37 से 42 सप्ताह होती है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 42 सप्ताह तक गर्भाशय में ही रहते हैं, ठीक है। तो 42 सप्ताह से ज़्यादा, ठीक है, जो बच्चे 42 सप्ताह से ज़्यादा तक गर्भाशय में रहते हैं, ठीक है, उनको पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं, ठीक है। तो जो टर्म बेबी होते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उसमें कंडीशन ये भी है कि बच्चे की पोजीशन सिफेलिक पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। जो प्री टर्म बेबी होते हैं वो जन्म से पहले ही मतलब उनका जो गर्भ अवस्था अवधि है उसका पूर्ण होने से पहले ही बच्चों का जन्म हो जाता है, ठीक है। होता है ना, किसी में 7वें महीने में किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, किसी बच्चे का 8वें महीने में जन्म हो जाता है, ठीक है। तो उस बच्चे को कहते हैं प्री टर्म बेबी, और वो बच्चा कमज़ोर होता है, वो बच्चा दुर्बल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 शब्द लिखे हुए थे, प्रसव के कष्ट से या दुर्बल होने से, ये शब्द आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे लिखा है, आचार्य चरक कहते हैं कि प्रसूता स्त्री की अपरा गिराने के लिए कार्य करते हुए उत्पन्न हुए शिशु के कान के मूल में, ठीक है, मतलब कान के पास में 2 पत्थर के टुकड़ों को लेकर बजाना चाहिए, ठीक है।
तो ये क्यों होता है, ये क्यों करना पड़ता है? अगर बच्चा भाई नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली तो क्या होता है कि जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे की सफाई करेंगे, शरीर की सफाई करेंगे, उसकी मुंह की, उसकी नाक की सफाई करेंगे, इतना कर्म करते करते ही बच्चा रोने लगता है और उसका उसका जो श्वसन है वो सामान्य श्वसन होने लगता है। ठीक है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे बीच में, नवजात शिशु, नवजात शिशु की जो श्वसन दर होती है, ठीक है, नवजात शिशु जो श्वसन कर रहा है उसकी जो दर होती है, ठीक है, वो दर होती है 40 से 60 प्रति मिनट। ठीक है, 40 से 60 प्रति मिनट, मतलब बच्चा एक बार में कितनी बार सांस ले रहा है? 40 से 60 बार सांस लेता है। ठीक है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, तो ये जो गति है, ये गति धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है। आपने देखा होगा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अब बात चली है तो बता ही देता हूँ। जितना छोटा शरीर होगा, ठीक है, जितना छोटा शरीर होगा, श्वसन करने की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। जितना छोटा शरीर होगा, श्वसन करने की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। जिन जानवरों का शरीर छोटा होता है, जैसे चिड़िया है, चूहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो छोटे जानवर है, ठीक है, तो छोटे जानवरों में जो श्वसन की जो दर है वो ज़्यादा होती है। जैसे इसके अलावा जो बड़े जानवर होते हैं उनमें श्वसन की दर जो होती है वो कम होती है। ठीक है। तो बच्चा छोटा है तो उसकी श्वसन दर ज़्यादा होती है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है। ठीक है। अगर एक वयस्क पुरुष की अगर अपन श्वसन दर देखें, एक वयस्क व्यक्ति की अगर अपन श्वसन दर देखें तो 12 से लेकर 16 प्रति मिनट होती है। ठीक है, कितनी होती है? 12 से लेकर 16 प्रति मिनट वो श्वसन करता है। ठीक है, मतलब 12 से 16 बार ही वो 1 मिनट में सांस लेता है। ठीक है। तो नवजात शिशु की ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लाइट चली गई। ठीक है, तो 12 से लेकर 16 प्रति मिनट की दर से बच्चा ने वयस्क श्वसन करता है। ठीक है। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि आचार्य चरक कहते हैं कि प्रसूता स्त्री के अपरा गिराने के लिए कार्य उत्पन्न करते हुए उत्पन्न शिशु के कान में के मूल में 2 पत्थर के टुकड़े लेकर बजाने चाहिए। ठीक है। क्या होता है, जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले उसके शरीर की सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद में उसका मुख, उसकी नाक की श्लेष्मा को साफ करते हैं। इतने में ही बच्चा रोने लगता है और वो श्वसन करने लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे की श्लेष्मा को बाहर निकाल देने के बाद में, बच्चे की सफाई कर देने के बाद में भी बच्चा श्वसन नहीं करता है, तो उस अवस्था में आचार्य चरक कहते हैं कि उसके कान के पास में 2 पत्थर के टुकड़े लेकर उनको बजाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि गर्म जल से या शीतल जल से उसके चेहरे पर गर्म जल के छींटे मारने चाहिए। ठीक है। इन क्रियाओं को करने से प्रसव से उत्पन्न हुए कष्टों से पीड़ित शिशु के प्राण पुनः बलिष्ठ हो जाते हैं, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। ठीक है, कि कान के पास में 2 पत्थर के टुकड़े बजाओ या फिर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के जो प्राण है वो पुनः बलिष्ठ हो जाते हैं। यदि बालक जन्म लेने यानी भूमिष्ठ होने पर उसमें चेष्टा का अभाव हो तो, यदि बालक के जन्म लेने, भूमिष्ठ का मतलब क्या होता है यहाँ पर? भूयिष्ठ का मतलब है बच्चे में कोई हलचल नहीं है, बच्चा बिल्कुल शांत है। ठीक, चेष्टा का अभाव हो तो क्या करते हैं, सीख से निर्मित सूप के द्वारा हवा करनी चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या करनी चाहिए, हवा करनी चाहिए। जब तक हवा करनी चाहिए जब तक उसकी जो चेष्टा है, उसकी जो श्वास प्रश्वास है, मतलब जो श्वसन लेने की जो दर है वो सामान्य ना हो जाए, तब तक बच्चे को हवा
करनी चाहिए। ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र में शिशु के प्राण प्रत्यागमन में निम्नलिखित 4 कर्म करते हैं। ठीक है, तो पहला कर्म उसके कर्णमूल के पास में 2 पत्थर के टुकड़े बजाने चाहिए। दूसरा है शीतल या उष्ण जल से उसके चेहरे पर छींटे मारने चाहिए। और तीसरा है काले कपाली का सूप के द्वारा हवा करनी चाहिए। ठीक है, काले कपाली का सूप ये एक नाम है। ठीक है, तो इसके द्वारा बच्चे को हवा करनी चाहिए। ठीक है, और चौथा है शिशु के कान में मंत्र पढ़ने चाहिए, जिससे बच्चे के जो प्राणवायु है उसका संचार हो सके। ठीक है, आगे लिखा है जैसे ही शिशु माता के गर्भ से बाहर आता है वैसे ही शिशु के शरीर में अनेक क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पूर्व में जो श्वसन क्रिया अपरा द्वारा संचालित थी, ठीक है, जो श्वसन क्रिया जो थी वो अपरा द्वारा संचालित थी, मतलब जो ऑक्सीजन है बच्चों को अपरा के द्वारा नाभि नाल के माध्यम से मिल रही थी, वह नाभि नाल के कटने पर स्वतः प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, मतलब जो श्वसन की जो क्रिया है नाभि नाल के काटने के बाद में अपने आप ही वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, गर्भस्थ शिशु जब तक गर्भ में रहता है तब तक अपरा के द्वारा रक्त परिभ्रमण होने से यानी रक्त संचार होने से अपना श्वसन कार्य पूरा करता रहता है, परंतु जैसे ही शिशु माता के गर्भाशय से बाहर आता है तो यह कार्य उसको स्वयं को यानी उसके फेफड़ों को स्वयं करना पड़ता है। अतः चिकित्सक का ध्यान सर्वप्रथम इसी तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, सर्वप्रथम चिकित्सक का जो ध्यान है इसी की तरफ आकर्षित होता है। श्वसन क्रिया में सर्वप्रथम फुफ्फुस का विस्फार होता है। फुफ्फुस यानी फेफड़ों का विस्फार होता है, यानी फेफड़े फैलते हैं, इसलिए बच्चे का रोना आवश्यक है। रोने व श्वसन की क्रिया प्रारंभ करने के लिए बाहरी उत्तेजना ही प्रमुख है, जैसे कान के पास आवाज करना और शीतोष्ण जल का परिसेक यानी शीतल जल का यानी शीत और उष्ण जल का क्या करना चाहिए, परिसेक यानी छींटे मारने चाहिए। ठीक है, तो दो ही चीज़ों को बार बार में यहाँ पर रिपीट कर रहा है। ठीक है, आचार्य चरक यही कहते हैं कि अगर बच्चा कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, बच्चा भूयिष्ठ है यानी बच्चा शांत है, चेष्टा नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बच्चे के कान के पास में जाकर 2 पत्थर के टुकड़े से आवाज़ करनी चाहिए। ठीक है, और उसके मुंह पर गर्म या फिर ठंडे जल से क्या करना चाहिए, सिंचन करना चाहिए, ठंडे जल का छींटे मारने चाहिए या हवा करनी चाहिए। ठीक है, सूप के द्वारा हवा करनी चाहिए या फिर उसके कान में मंत्र पढ़ने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आती है, आचार्य चरक ये बात कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात लिख रही है कि वर्तमान समय में भी शिशु के पैदा होते ही उसके जीवन की परिस्थितियों का अवलोकन किया जाता है। मतलब आधुनिक काल में तो आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है। जैसे ही शिशु जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका नाभि नाल छेदन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसकी नाभि नाल को ही काटा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात बेबी ट्रे वो ट्रे होती है जिसमें बेबी को लिटाया जाता है। ठीक है, शिशु को लेकर उसके सिर का भाग कुछ नीचे रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। बेबी ट्रे में शिशु को लेकर सिर का भाग कुछ नीचे रखते हैं। अब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है वो बताता हूँ आपको मैं। मान लो ये बेबी ट्रे है, ठीक है, ये है बेबी ट्रे। ठीक है, अब ये कोई बच्चा यहाँ पर ये इस तरह से कोई बच्चा इस तरह से कोई बच्चा यहाँ पर ये लेटा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से कोई बच्चा यहाँ पर लेटा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये बच्चे की गर्दन है। ठीक है, ये क्या है, बच्चे की गर्दन है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये बच्चे का सिर है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो सिर है ना इसको थोड़ा सा इधर की ओर कर देते हैं। ठीक है, देखो मैं कर रहा हूँ, ये नीचे की ओर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कुछ कपड़े वगैरह का टुकड़ा लगा देते हैं। ठीक है, कोई कपड़ा लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिससे क्या होता है
मतलब उसके पीठ के नीचे कपड़ा लगा देते हैं और ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि बच्चे का मुख और उसकी जो वायु नली है वो एक दिशा में हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या है कि बच्चे को सांस लेने में परेशानी नहीं आती है। ठीक है, बच्चे का जो सिर है वो थोड़ा सा नीचा कर देते हैं। सिर को नीचा कर देने से क्या होता है कि बच्चे का जो मुंह है और उसकी जो श्वास नली है वो एक दिशा में हो जाती है, जिससे बच्चे को सांस लेने में परेशानी नहीं आती है। ठीक है, उससे लिखा है कि बेबी ट्रे में शिशु को लेकर सिर का भाग कुछ नीचे रखते हैं। ठीक है, तो सिर का भाग क्यों नीचे रखते हैं, इस लाइन का मतलब मैंने समझा दिया है। इसलिए नीचे रखते हैं ताकि श्वास अवरोध ना हो। ठीक है, जो मुंह है और जो श्वास नली है वो एक दिशा में हो जाए, बच्चा आसानी से सांस ले सके। ठीक है, उसके मुख, गले और नाक को रुई तथा श्लेष्मा चूसक यंत्र के द्वारा साफ करते हैं। ठीक है, जैसे सामान्यतः ये सभी क्रियाएं करते करते ही बच्चे रोने लगते हैं। ठीक है, ये सामान्य जो अपना जो आधुनिक काल है उसके अनुसार बता रहा है और अपने हाथ पैर हिलाने लगता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, इस पैराग्राफ के बारे में फिर से बता रहा हूँ। आधुनिक काल में क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही 1 मिनट के अंदर अंदर बच्चे की जो नाभि नाल है उसको काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेबी ट्रे की बात लिखी हुई है। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं, जो मदर की जो टमी होती है, ठीक है, मदर का जो एब्डोमेन होता है, उधर जो होता है, उस पर बच्चे को लिटा देते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर बेबी ट्रे की बात लिखी है। ठीक है, और तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, नॉर्मली आजकल तो मॉडर्न साइंस में ये कहते हैं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले टाइम नोट करते हैं। ठीक है, बच्चे ने जन्म लिया उसका टाइम नोट करते हैं। ठीक है, फिर उसका जो बच्चे का जो सेक्स है, मेल है कि फीमेल है, वो नोट करते हैं। उसके बाद में नाभि नाल छेदन करते हैं। ठीक है, सफाई वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर बच्चे को मतलब सफाई करते करते ही मतलब बच्चे के जो नाक में, गले में, ठीक है, जो श्लेष्मा में भरा हुआ है उसको बाहर निकालते निकालते बच्चा नॉर्मली रोने लगता है। ठीक है, तो अगर फिर भी बच्चा अगर नहीं रोता है, ठीक है, आगे लिखा है जो शिशु नहीं रोता है, श्वसन नहीं करता है या अनियमित मंद श्वसन से श्वसन करता है। ठीक है, मतलब नॉर्मली 40 से 60 उसकी दर होनी चाहिए, लेकिन मान लो वो 1 मिनट में 20 बार ही श्वसन कर रहा है, 1 मिनट में 25 बार ही श्वसन कर रहा है मान लो, तो उसकी श्वसन दर कम है, तो उसका जो परीक्षण है वो अपगार स्कोर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो अपगार स्कोर क्या आता है। जो बच्चे कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने जो पुराने पेपरों में 1-2 बार तो ये क्वेश्चन देख लिया हुआ अपगार स्कोर वाला। ठीक है, अपगार स्कोर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अपगार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपगार स्कोर। ठीक है, तो देखो इसमें क्राइटेरिया बना रखे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, सबसे पहले है ए, फिर पी, फिर जी, फिर ए और फिर आर। ठीक है, ए मतलब अपीयरेंस, अपीयरेंस, ठीक है, मतलब उसका वर्ण कैसा है, बच्चे का कलर कैसा है। ठीक है, अगला है पल्स रेट, बच्चे की पल्स रेट क्या है। ठीक, मतलब उसकी जो हृदय की धड़कने की जो दर है वो क्या है। ठीक है, ठीक है, फिर है ग्रीमेस, ग्रीमेस का मतलब है मांसपेशियों में तनाव है कि नहीं है। ठीक है, मांसपेशियों का स्वभाव कैसा है। ठीक है, मांसपेशियों का स्वभाव कैसा है। चौथा है एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है, मतलब बच्चे में कोई प्रतिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, और लास्ट में है
रेस्पिरेशन, आर फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन दर, श्वसन दर, ठीक है। ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स रेट, जी फॉर ग्रीमेस, ठीक है। ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रेस्पिरेशन। अपीयरेंस का मतलब होता है वर्ण, बच्चे की जो त्वचा का जो रंग है वो कैसा है, ठीक है। पल्स रेट, बच्चे की पल्स रेट कितनी है, सामान्य है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है। ग्रीमेस यानी मांसपेशियों का स्वभाव कैसा है, बच्चा अपने हाथ पैर हिला रहा है कि नहीं हिला रहा है, ठीक है। एक्टिविटी, वो क्या प्रतिक्रिया दे रहा है बच्चा, ठीक है। और रेस्पिरेशन यानी उसकी बच्चे की श्वसन दर क्या है, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले वर्ण की, ठीक है। अगर बच्चा बिल्कुल नीला है, इसमें लिखा है पहला पॉइंट अपीयरेंस में, इसमें क्या स्कोर देते हैं, 0, 1 और 2, ठीक है, ये स्कोर देते हैं, ठीक है। बच्चे को स्कोर देते हैं बच्चा की स्थिति के आधार पर, ठीक है। अगर बच्चा एकदम नीला है, नीले का मतलब यह है, आदमी नीला क्यों पड़ता है, जब उसकी श्वसन करने की क्षमता जब खत्म हो जाती है तो नीला पड़ जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो निमोनिया के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है, ठीक है, तो उनको सांस लेने में परेशानी आती है। तो जो बच्चा बहुत ज़्यादा पीड़ित है निमोनिया से, तो उसको क्या है कि सांस लेने में काफ़ी परेशानी आती है। तो बच्चे के जो होठ है, वो बच्चे का जो चेहरा है वो नीला पड़ जाता है, ठीक, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक है। तो अगर बच्चे का रंग नीला है, ठीक है, अगर बच्चे का रंग नीला है तो स्कोर क्या देंगे, 0, ठीक है। अगर बच्चे का रंग वक्ष और उदर में, ठीक है, यानी पेट और छाती में गुलाबी है, ठीक है, नॉर्मल बच्चे का जो कलर होता है वो गुलाबी होता है, ठीक है। अगर पेट पर और छाती पर बच्चे की त्वचा का जो रंग है, ठीक है, यानी कहीं कहीं पर बच्चा गुलाबी है और कहीं कहीं पर बच्चा नीला है, ठीक है, तो क्या स्कोर देंगे, 1, ठीक है। और बच्चा अगर गुलाबी है, ठीक है, यानी बच्चे की जो पूरी त्वचा है, ठीक है, बच्चे का परीक्षण कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो अगर बच्चा पूरा ही गुलाबी है तो क्या देंगे उसको, स्कोर 2 देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं पल्स रेट की, ठीक है। पल्स रेट मान लो ही नहीं है, पल्स रेट ही नहीं है, ठीक है, हृदय स्पंदन ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या स्कोर देंगे, 0, ठीक है। अगर पल्स रेट है लेकिन 100 से कम है, ठीक है। अब मैं एक बात और बता देता हूँ, जो पल्स रेट जो होती है, ठीक है, एक नवजात शिशु में जो पल्स रेट होती है, यानी हृदय स्पंदन की जो दर होती है, वो 140 प्रति मिनट होती है, 140 प्रति मिनट से ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी बहुत तेज़ी से धड़कता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हृदय स्पंदन की जो दर है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। तो बच्चे में अगर बिल्कुल भी पल्स रेट नहीं है तो 0 देंगे, ठीक है। अगर बच्चे में पल्स रेट 100 से कम है, ठीक है, बच्चे में हृदय स्पंदन तो हो रहा है लेकिन उसकी जो दर है वो प्रति मिनट 100 से कम है तो 1 नंबर देंगे। और अगर 100 से ज़्यादा है, ठीक है, 100 से ज़्यादा है तो उसको क्या देंगे अपन, 2 नंबर यहाँ पर देंगे, ठीक है। अब बच्चे की जी फॉर ग्रीमेस यानी मांसपेशियों का स्वभाव कैसा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एकदम शाश्वत। शाश्वत का मतलब है बिल्कुल बच्चा शांत है, ठीक है, कोई मतलब हाथ पैरों को नहीं हिला रहा है बच्चा, ठीक है, तो क्या देंगे, 0 स्कोर देंगे बच्चे को, ठीक है। फिर अगर बच्चा हाथ पैरों को थोड़ा बहुत हिला पा रहा है, मतलब उसके जो मांसपेशियों में थोड़ा बहुत कड़ापन है, ठीक है, थोड़ा बहुत संकुचन हो रहा है मांसपेशियों में, तो 1 अंक देंगे, ठीक है। और अगर पूर्ण रूप से अपने हाथ पैरों को हिला पा रहा है बच्चा तो उसको 2 नंबर यहाँ पर देते हैं, ठीक है। अगला है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है कि बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है, ठीक है, बच्चा कोई रोने की क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर बच्चा बिल्कुल नहीं रो रहा है, बिल्कुल शांत है बच्चा, ठीक है, तो 0 देंगे। और अगर बच्चा थोड़ा बहुत रोने की कोशिश कर रहा है लेकिन रो नहीं पा रहा है तो उसको हल्की प्रतिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, तो 1 नंबर देंगे।
और बच्चा अगर रो रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, ठीक है, तो बच्चे को 2 नंबर देंगे, मतलब बच्चा सामान्य है। ठीक है। फिर नंबर 5 पे आती है रेस्पिरेशन यानी श्वसन की दर। श्वसन की दर का मतलब है कि यहाँ पर बिल्कुल भी अगर श्वसन नहीं कर रहा है तो 0 देंगे अंक। ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत श्वसन कर रहा है, ठीक है, तो उसको, और एनीमिक श्वसन कर रहा है तो उसको 1 नंबर देंगे। और अगर सामान्य रूप से अगर श्वसन कर रहा है तो उसको 2 नंबर यहाँ पर देते हैं। ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है, ठीक है, इसके आधार पर बच्चे को चेक किया जाता है कि बच्चे की जो अवस्था है वो नॉर्मल है या बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है। तो इसके आधार पर यानी जो है ये जो अपगार स्कोर है ये 1 मिनट के अंदर अंदर कर लिया जाता है। ठीक है। 1 मिनट के अंदर अंदर ये अपगार टेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है। शुरू का जो 1 मिनट होता है ना, उसी में ही सारी क्रियाक्रम जो है, तो सारी जो प्रोसेस है बच्चे से रिलेटेड वो सारी चीज़ें करी जाती है। ठीक है। अच्छा, आगे ये कह रहा है कि यदि अपगार स्कोर का जो अंक है, ठीक है, वो 7 से 10 के बीच में है तो बच्चे की जो स्थिति है वो उत्तम है, मतलब बच्चा नॉर्मल है। ठीक है। एक्सीडेंट कंडीशन है। ठीक है। यदि अपगार स्कोर 4 से 6 के बीच में है, ठीक है, तो बच्चे की मध्यम स्थिति है, मतलब उसको इलाज की ज़रूरत है। ठीक है। और अपगार स्कोर अगर 0 से 3 है तो बच्चा की हीन स्थिति, मतलब बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार है, और अगर उसको तुरंत इलाज नहीं मिला तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। आगे लिखा है जिस शिशु में श्वास अवरोध होता है, ठीक है, न्यूनेटल एस्फेक्सिया, ठीक है, श्वास अवरोध होता है, ठीक है, तो उसमें 5 से 10 मिनट के बाद में पुनः अपगार स्कोर का परीक्षण करना चाहिए। ठीक है। यदि शिशु में अपगार स्कोर 7 से 10 के बीच में है, ठीक है, 7 से 10 के बीच में है, मतलब बच्चा सामान्य है, तो उसका मुख, उसका कंठ और उसकी नाक का जो श्लेष्मा है उसका आचूषण करें, शरीर की सफाई करें, इतना ही पर्याप्त होता है। ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब बच्चा नॉर्मल है, भाई उसके नाक और गले में से, मुंह में से श्लेष्मा तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर श्लेष्मा को नहीं निकालेंगे तो वो श्वास नली में चला जाएगा, तो बच्चे में श्वास अवरोध हो जाएगा। अगला है यदि बच्चे का अपगार स्कोर 4 से 6 के बीच में है, ठीक है, तो उसके मुख और गले की सफाई श्लेष्मा चूसक यंत्र से करते हैं। और आगे लिखा है स्वर यंत्र दर्शी से निरीक्षण कर उसके पैर के तलवे पर थपथपाना चाहिए। ठीक है। स्वर यंत्र दर्शी यानी लैरिंजियोस्कोप, ठीक है, यानी हमारा जो लैरिंग्स होता है, ठीक है, तो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, स्वर यंत्र होता है, जहाँ से जिससे टकराकर आवाज़ निकलती है, ठीक है, स्वर यंत्र जो होता है, ठीक है, तो स्वर यंत्र को देखने का जो यंत्र होता है, ठीक है, उसे स्वर यंत्र दर्शी कहते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप एक, ठीक है, ऐसे ही लैरिंजियोस्कोप होता है। ठीक है। अगले पेज पे आ जाओ। आगे लिखा है जिस शिशु में अपगार स्कोर 0 से 3 होता है, ठीक है, यानी बच्चा बहुत ही गंभीर स्थिति में है, तो निम्नलिखित उपक्रम करने चाहिए। ठीक है। क्या क्या उपक्रम करेंगे? बच्चे को ऑक्सीजन प्रदान करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, बच्चों को इंटूबेशन देंगे। ठीक है। इंटूबेशन करना चाहिए। ये क्या होता है? एंडोट्रेकियल ट्यूब को ट्रेकिया में डालना चाहिए। ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पर इस जगह पर ट्यूब को डाल देते हैं। देखा होगा जैसे आपने कोई वेंटिलेटर पे जो मरीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्यूब डाल देते हैं। ठीक है। तो उस ट्यूब को डायरेक्ट अपने ट्रेकिया में यानी अपनी जो श्वास नली है उसमें डाल देते हैं। उससे क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट फेफड़ों में जाती है। ठीक है। तो ये जब करते हैं जब व्यक्ति की या बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो। ठीक है। और शीत या उष्ण जल से परिषेद करेंगे और शिशु के हृदय स्थल पर अभिहन करेंगे। ठीक है, यानी मालिश करेंगे। ठीक है। इन समस्त क्रियाओं को करते समय बालक को ढककर रखना चाहिए जिससे उसका ताप नियंत्रित रहे। ठीक है, यानी बच्चे को गर्म कपड़े से, ठीक है, हल्का गर्म कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, उससे ढककर रखना चाहिए जिससे हीट लॉस ना हो। ठीक है, हीट लॉस का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लेकिन अगर मान लो
उसको अगर उसकी अगर साफ सफाई नहीं की जाए और जो जिस रूम में बच्चे की डिलीवरी हुई है उस रूम का जो टेम्परेचर नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अस्पतालों में जिस जिस रूम में बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, उस रूम का जो टेम्परेचर है वो 24 से 25 डिग्री रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है ताकि बच्चे में हीट लॉस कम से कम हो, ठीक है। हीट लॉस होने से क्या होता है, बच्चे में जो एनर्जी है वो कम होती चली जाती है, ठीक है, और आगे चलकर बच्चा की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हीट लॉस को रोकने के लिए विशेष कार्य किए जाते हैं। इसलिए तो क्या होता है कि जैसे ही नाभि नाल काटते हैं, नाभि नाल काटते ही बच्चे को माता की जो चेस्ट होती है, ठीक है, जो माता की जो टमी होती है, एब्डोमेन जो होता है, ठीक है, वहाँ पर बच्चे को लेटा दिया जाता है ताकि स्किन से स्किन कांटेक्ट रहे, ठीक है। स्किन से स्किन कांटेक्ट रहेगा तो बच्चे को हीट मिलती रहेगी, ठीक है, बच्चे में हीट लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राणवायु प्रत्यागमन, ठीक है। अब इसमें आगे आता है नाभि नाल छेदन। चौथा पॉइंट है नाभि नाल छेदन, ठीक है। लिखा है शिशु के प्राण प्रत्यागमन कर्म के पश्चात या जब उसे चेतना आ जाए, यानी जब वो सांस लेने लग जाए, तब नाभि नाल छेदन करना चाहिए, ठीक है। ये पुराने जमाने की बात है, ठीक है। आचार्य चरक आचार्य सुश्रुत के समय की बात है। आजकल तो बच्चे का जन्म होते ही सबसे पहले नाभि नाल छेदन किया जाता है, ठीक है। नाभि नाल छेदन के संबंध में आयुर्वेद विद्वानों में मतभेद है। कोई तो कहता है कि भाई प्राण प्रत्यागमन ये सारी चीज़ें करने के बाद में नाभि नाल छेदन करना चाहिए, कोई और विचार रखता है, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार नाभि नाल में नाभि से 8 अंगुल छोड़कर चिन्ह लगा देना चाहिए, ठीक। देखो ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है और यहाँ से इसकी जो नाभि नाल है, ठीक है, और ये अंदर जुड़ी हुई है अपरा से, ठीक है, ये जुड़ी हुई है अपरा से। ये जुड़ी हुई है अपरा से, ठीक है, और ये है नाभि नाल, ठीक है। तो ये जुड़ी हुई है अपरा से, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आचार्य चरक क्या कह रहे हैं कि नाभि से 8 अंगुल छोड़कर, ठीक है, कहाँ से, बच्चे की नाभि से 8 अंगुल छोड़कर क्या करना चाहिए, कट लगा देना चाहिए, चिन्ह लगा देना चाहिए। जिस स्थान पर छेदन करना हो उसे दोनों ओर से पकड़कर तीक्ष्ण यानी तेज धार वाला जो स्वर्ण या लोहे से बना हुआ कोई धातु से बना हुआ कोई अर्धधार वाला जो चाकू होता है उससे काट देना चाहिए, ठीक है। कटा हुए भाग को जो नाभि से संलग्न है, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 8 अंगुल, ठीक है। क्योंकि आचार्य चरक क्या कहते हैं कि बच्चे की नाभि से 8 अंगुल दूर क्या करना चाहिए, कट यानी नाभि नाल को काटना चाहिए, ठीक है। आगे लिखते हैं कि उसके अग्रभाग को सूत्र से बांधकर, यानी उसका जो अग्रभाग है, यानी जो नाभि का जो अग्रभाग है, इसको धागे से बांधकर उसके कंठ में बांध देना चाहिए, ठीक है। यह नाड़ी कर्तन की उचित विधि है। ये आचार्य कौन कहते हैं, आचार्य चरक ऐसा कहते हैं। आगे लिखते हैं आचार्य सुश्रुत भी कहते हैं कि नाभि से नाभि नाड़ी 8 अंगुल नापकर सूत्र से बांधकर कैंची से काट देनी चाहिए, ठीक है। फिर उस सूत्र के दूसरे सिरे को बालक के गले में बांध देना चाहिए, ठीक है। 8 अंगुल नाभि नाड़ी लटककर मल मूत्र से गंदी न हो सके इस वजह से, ठीक है। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने एक ही बात बताई है, बस इतना सा कह दिया कि आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं कि भाई कैंची से काटना चाहिए, और आचार्य चरक ने कह दिया कि भाई स्वर्ण या लोहे से बनी हुई जो धातु है उसका जो उससे जो चाकू बना है तेज धार वाला, ठीक है, अर्धधार वाला जो चाकू है उससे काटना चाहिए, ठीक है। आगे आचार्य भागवत कहते हैं कि आचार्य भागवत के अनुसार बालक के स्वस्थ होने पर उसकी नाभि नाल को 4 अंगुल ऊपर से बांधकर काट देना चाहिए, ठीक है। तो
आचार्य भागवत क्या कह रहे हैं, 4 अंगुल की दूरी से काटना चाहिए। ठीक है। अब आधुनिक काल में क्या बात हो रही है, नाभि नाल। ठीक है। मॉडर्न साइंस के अनुसार आधुनिक काल में नाभि नाल छेदन से पूर्व नाड़ी में 2 बंधन लगाए जाते हैं, यानी 2 क्लिप लगाई जाती है। ठीक है। एक बंधन शिशु की नाभि के साथ में लगी हुई नाड़ी के अंत में, ठीक है, एक तो यहाँ लगाई जाएगी क्लिप, ठीक है, और एक क्लिप लगाई जाएगी इधर। ठीक है। इधर लगाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, आगे लिख रहा है कि एक बंधन यानी एक क्लिप शिशु की नाभि के साथ में लगी हुई नाड़ी के अंत में, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है। और दूसरा अपरा से संबंधित नाड़ी के अंत में लगाई जाती है। ठीक है। जो अपरा है, अपरा से जुड़ी हुई जो नाभि नाल है, ठीक है, उसके अंत में लगानी चाहिए। ठीक है। यदि उसे न लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे लिखते हैं कि इसमें पहला बंधन 1.5 इंच पर लगाना चाहिए। 1.5 इंच का मतलब है यहाँ से जो ये नाभि नाल है, ये जो नाभि है, ठीक है, नाभि से कितना, 1.5 इंच, कितना इंच, 1.5 इंच की दूरी पर कट लगाना चाहिए, मतलब वहाँ से नाभि नाल को काटना चाहिए। ठीक है। यदि इसे न लगाए तो क्या होता है, किसको नहीं लगाए, क्लिप को नहीं लगाए तो क्या होता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक है। तो क्लिप क्या करती है, रक्त परिवहन को रोक देती है। ठीक है। दूसरा बंधन अगर नहीं भी लगाया जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। मात्र अपरापातन के लिए, अपरापातन यानी अपरा से बाहर, अपरा के बाहर निकलने का ज्ञान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कभी कभी यदि बहुगर्भ स्थिति यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो एक ही अपरा रहने से उसकी नाभि नाड़ियों का आपस में संबंध रहता है, इसलिए रक्तस्राव होने का भय रहता है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है, तो 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे, अपरा तो एक ही होगी, नाड़ी अलग अलग होगी लेकिन अपरा तो एक ही होगी। ठीक है। ये अपरा है और इससे 2 बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो एक ही अपरा रहने से उसकी नाभि नाड़ियों का आपस में संबंध रहता है, इसलिए रक्तस्राव होने का भय रहता है, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिप लगा दिया जाता है। ठीक है। तत्पश्चात विसंक्रमित ब्लेड या सीजर से, सीजर यानी जो काटने वाली जो होती है ब्लेड, ठीक है, तो उससे नाभि नाल को काट देते हैं और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगा देते हैं ताकि बच्चे की नाभि नाल में किसी तरह का संक्रमण ना हो पाए। ठीक है। ये हो गया नाभि नाल छेदन। ठीक है। आचार्य चरक क्या कहते हैं, आचार्य चरक, ठीक है, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बागभट, ठीक है, और आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल, ठीक है, के अनुसार। ठीक है। आचार्य चरक कह रहे हैं कि नाभि से 8 अंगुल की दूरी पर नाभि नाल को काटना चाहिए। ठीक है। किससे काटना चाहिए, अर्धधार वाले चाकू से। ठीक है। लोहे या स्वर्ण धातु से बनी हुई अर्धधार वाले चाकू से नाभि नाल को काटना चाहिए और जो 8 अंगुल लंबी जो नाभि नाल है उसको गले में बांध देना चाहिए। ठीक है। आचार्य सुश्रुत भी यही कह रहे हैं, 8 अंगुल से। ठीक है। लेकिन इन्होंने किससे कहा है, कैंची से काटने की बात करी है। ठीक है। आचार्य भागवत 4 अंगुल की बात कर रहे हैं। ठीक है। आचार्य भागवत कह रहे हैं कि नाभि से 4 अंगुल की दूरी पर नाभि नाल को काटना चाहिए और आधुनिक काल कह रहा है कि 1.5 इंच की दूरी पर काटना चाहिए नाभि नाल को। ठीक है। ये हो गया आपका शिशु परिचर्या का पूरा टॉपिक। ठीक है। इसके बाद में नवजात बालक की परिचर्या है। ठीक है। केवल अपन ने अभी तक जो जात मात्र शिशु जो होता है, ठीक है, जात मात्र शिशु या सदोजात शिशु जो होता है उसके बारे में ही चर्चा करी है। ठीक है। नवजात शिशु की चर्या के बारे में आगे आता है। ठीक है।
वो अपन जब रेगुलर क्लासेस होंगी तो उसमें अपन देखेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो शरीर की सफाई के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर कंठ विशोधन के बारे में बताया गया है, फिर प्राण प्रत्यागमन के बारे में बताया गया है, और लास्ट में नाभि नाल छेदन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना, इसको अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।